आज लोग देखेंगे जेएफ मिल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम था और इनके जो पिता का नाम था वो था जेम्स मिल। मैंने आपको बेंथम वाले में बताया था, ठीक है, कि बेंथम के जो शिष्य थे वो थे जेम्स मिल और जेम्स मिल के पुत्र का नाम था जेएफ मिल, ठीक है। तो इनका पुत्र था जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था भाई, लंदन में हुआ था। तो इनकी पुस्तकें कुछ फेमस हैं। तो सबसे पहला जो फेमस पुस्तक है वो है ऑन लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता, प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये 3 जो बुक हैं ये काफ़ी फेमस हैं। तो इनको जो है आपको याद बनाए रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमने बताया था कि जो बेंथम द्वारा उपयोगितावाद दिया गया था उसको जो है जेएफ मिल आएगा और तुरंत उसमें संशोधन करेगा। तो जेएफ मिल के द्वारा उपयोगितावाद में कैसा कैसा संशोधन किया गया, तो इसने कहा कि भाई जो विभिन्न सुख हैं, विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार किया। किसने? जेएफ मिल ने, ठीक है। बेंथम ने परिमाणात्मक कहा था, गुणात्मक को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन इन्होंने गुणात्मक भेद को भी स्वीकार किया। मिल कहता है कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना श्रेष्ठ है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना क्या है? श्रेष्ठ है, ठीक है। क्या है? एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना क्या है? श्रेष्ठ है। यदि मूर्ख और सुअर दूसरा मत रखते हैं तो इसलिए कि वे केवल अपने पक्ष को जानते हैं, जबकि जो दूसरा पक्ष है कौन? मानव और सुकरात, ये दोनों पक्षों यानी कि दोनों प्रकार के सुखों को जानता है, ठीक है। तो यहीं पर कहा है कि एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना क्या है? श्रेष्ठ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। दूसरा संशोधन इन्होंने ये किया कि जो मानव जीवन का लक्ष्य है वो क्या है? अन्य व्यक्तियों का सुख है, ठीक है, अपना सुख ही नहीं है। सुख के आंतरिक सुख को स्वीकार किया। अभी में बेंथम जो है बाह्य सुख को ही केवल स्वीकार करते थे। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का यहाँ पर प्रतिपादन किया। और स्वतंत्रता, इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता साधन नहीं है बल्कि क्या है? साध्य है। साध्य यानी कि टारगेट है, हमारा मेन लक्ष्य है, ठीक है। तो जेएफ मिल ने कहा कि मैंने अपने गुरु की बात को क्या किया है भाई? नकार दिया है, ठीक है। अपने गुरु की बात को क्या किया है? नकार दिया है। अब आइए हम लोग देखते हैं जेएफ मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचार, क्योंकि जो जेएफ मिल है वो स्वतंत्रता के लिए जो है काफ़ी फेमस हैं, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए काफ़ी फेमस हैं। तो जेएफ मिल ने व्यक्तियों के स्वतंत्रता के 2 पहलुओं पर बल दिया है। कौन कौन से? पहला है विचार स्वतंत्रता और दूसरा है कार्य स्वतंत्रता। तो ये दोनों आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले कि ये विचार विषयक स्वतंत्रता क्या होती है। तो जेएफ मिल जो है विचार स्वतंत्रता का क्या था? कट्टर समर्थक था विचार स्वतंत्रता का। और इस संबंध में उसका विचार यह भी था कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कट्टर समर्थक कौन था? तो वो था भाई जेएफ मिल, ठीक है। राज्य के द्वारा इस पर कोई भी बंधन नहीं लगाया जाना चाहिए। किस पर? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। किसी विचार का दमन करना यानी कि क्या हो जाएगा? सत्य का दमन करना है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि जो सामान्य स्वीकृति का विचार हो वो क्या हो? सत्य ही हो, ठीक है। तो जेएफ मिल न केवल सभी सामान्य व्यक्तियों को वरन फनकी व्यक्तियों को, यहाँ पर ध्यान रखना है कि फनकी व्यक्तियों को भी विचार की स्वतंत्रता देने के पक्ष में है, क्योंकि उनका कहना है कि एक जमाने में जितने भी फनकी थे यानी जिनको फनकी समझा जाता था, आज वही क्या है? महान समझे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए फनकी व्यक्तियों को भी विचार की स्वतंत्रता देनी चाहिए। सुकरात और ईसा मसीह अपने ज़माने में क्या थे भाई? इनको फनकी समझा जाता था, लेकिन वो आज हमारी दृष्टि में क्या है? पूज्य हैं, इसीलिए इसका समर्थन किया था। तो इस संबंध में जेएफ मिल का कहना है कि 10 फनकी व्यक्तियों में 9 निरर्थक बुद्ध हो सकते हैं, किंतु जो 10वां व्यक्ति है वो मानव जाति के लिए इतना लाभदायक हो सकता है जितने अनेक साधारण व्यक्ति मिलकर भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आपको यहाँ पर याद रखना है। जेएफ मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता, विकासात्मक और एक आदर्श मनुष्य जो है वो नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये जेएफ मिल के विचार थे। अब आइए हम लोग देखते हैं कार्य विषयक स्वतंत्रता के बारे में। तो जेएफ मिल ने मानव कार्यों को कितने 2 भागों में यहाँ पर बांट दिया है। एक है स्व विषयक और दूसरा है पर विषयक। तो जो स्व विषयक हैं उनके अंतर्गत वो सभी कार्य आते हैं जिनका संबंध क्या होता है? व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से होता है, यानी पर्सनल लाइफ से अगर हो तो वो स्व विषयक, और दूसरे के जीवन से संबंधित हो तो उसे क्या कहते हैं? पर विषयक। तो जेएफ मिल इन कार्यों के संबंध में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में है, ठीक है। यानी कि जो कार्य व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है
उनको कहता है कि उसमें व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। उसका तो यहाँ तक कि कहना है कि व्यक्ति अपने घर में अगर जुआ भी खेलता है, मद्यपान भी करता है और यदि इसके कार्यों का प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता है तो व्यक्ति को ऐसा करने का क्या होना चाहिए, पूरा अधिकार होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क के ऊपर क्या है, संप्रभु है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके एग्जाम में कई बार जो है यहाँ पर पूछा गया है कि व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क के ऊपर क्या है, संप्रभु है। ये किसने कहा है, तो जे.एस. मिल ने कहा है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, पर विषयक। तो पर विषयक क्षेत्र में कौन से कार्य आते हैं भाई, जिनका प्रभाव किस पर, समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर विषयक बोलते हैं। पर विषयक कार्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है। ठीक है, यहाँ पर सीमित कर दिया है। राज्य का कार्य है कि व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है। ठीक है, राज्य का कार्य उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है, उसके चरित्र को कुंठित करता है। जे.एस. मिल क्या है, व्यक्तिवादी विचारक है, किंतु मिल से अधिक व्यक्तिवादी कौन था भाई, स्पेंसर था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, स्पेंसर जो है इनसे ज्यादा व्यक्तिवादी था। अब हम लोग देखेंगे अल्पसंख्यकों का संरक्षण। तो काफी इंपॉर्टेंट जो है इन्होंने बात कही थी। जे.एस. मिल को डर था, किस बात की डर थी भाई, कि स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार की ओर से नहीं आता है, तब किसके ओर से आता है, वरन ऐसे बहुमत की ओर से आता है जो नवीन विचारों के प्रति क्या होती हैं, असहिष्णु होती हैं। ठीक है, किसके, नवीन विचारों के प्रति। तो अल्पसंख्यकों को संदेह की यहाँ पर दृष्टि से देखता है और अपनी संख्या के बल से क्या करता है, उन्हें दबा देना चाहता है। तो मिल का विचार था कि बहुमत सदैव ही ठीक नहीं होता है। ठीक है, बहुमत सदैव ही ठीक नहीं होता है, अतः बहुसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यकों का दमन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, बहुसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यकों का दमन यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए। अगला हम लोग देखेंगे प्रतिनिध्यात्मक शासन की विशेषताएं। तो इन्होंने प्रतिनिध्यात्मक शासन का विचार दिया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने दिया। ठीक है, प्रतिनिध्यात्मक शासन। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, बहुमत की निरंकुशता पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हेतु इस प्रणाली का समर्थन करता है। इसमें बहुल या गुणात्मक मतदान होता है। अशिक्षित को मतदान का अधिकार इन्होंने नहीं दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अधिक पढ़े लिखे लोगों को अधिक तथा कम पढ़े लिखे लोगों को कम मत देने का अधिकार की बात करता है। ठीक है, यानी जो अशिक्षित हैं वो मतदान नहीं देंगे। ठीक है, जे.एस. मिल के अनुसार। ठीक है, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको कहा है कि भाई वो ज़्यादा वोट दें, जो कम पढ़े लिखे हैं वो क्या दें, कम वोट दें। इससे क्या होगा कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं यदि वो ज़्यादा वोट देंगे तो इससे बुद्धिजीवियों का शासन क्या हो जाएगा, विद्यमान हो जाएगा। अगला है खुला मतदान का समर्थक। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समर्थन करते हैं खुला मतदान का। तो महिला मताधिकार का समर्थक जे.एस. मिल। ठीक है, तो महिला मताधिकार का समर्थक यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन है, तो वो है जे.एस. मिल। तो इसमें जे.एस. मिल ने अपने गुरु बेंथम के विचारों की क्या करता है, आलोचना करता है और आलोचना करते हुए कहता है कि मतों को गिनना नहीं चाहिए बल्कि क्या करना चाहिए, तौलना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हैं इसमें। तो अगर हम लोग देखें आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वो जे.एस. मिल को कहा जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व हम लोग जानते हैं, जिससे कि हमारे देश में प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, इन सभी का क्या होता है, चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है, जे.एस. मिल को माना जाता है। तो ये रहे जे.एस. मिल, थोड़े थोड़े कुछ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो थोड़े ही टाइम में इन सबको कवर कर लिया गया है, बहुत ज़्यादा नहीं था, जो भी मेन थे उनको यहाँ पर बता दिया है। तो इतने आप तैयार कर लीजिएगा, बाकी और जो भी है आप तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।